नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से कोरोना की समस्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ और उसके कुछ विशेष और सकारात्मक पहलू भी। आज की जो हमारी जो महिला वर्ग है पूरी की पूरी, और खास करके जिनके बच्चे अभी या तो छोटे हैं, टीनेजर हैं, या वो कॉलेज या स्कूल में जा रहे हैं, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में रहकर बच्चों को घर में रखना और उसके बाद उनका मनोरंजन भी कर पाना और उन्हें संतुष्ट कर पाना, और उन सब के बीच एक महिला की क्या स्थिति बनती है, खुद एक माँ किस दौर से गुजरती हैं और उसको कोई कितना समझ पाता है, परिवार के लोग कितना उस चीज को समझ पाते हैं, उस बात को, और कितना उन्हें समझना चाहिए। इन सारी चर्चाओं को लेकर के आज एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है आप लोगों का परिचय कराते हुए। मेरे साथ है बेंगलोर से सोनू अग्रवाल जी। सोनू अग्रवाल, जिसका कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो इतना कुछ इन्होंने समाज के लिए किया है कि उसके आगे ना बाकी सारे बातें एकदम नगण्य हो जाती हैं। और समाज के लिए करते हुए अग्रवाल महिला मंडल को 6 साल तक, जो कि इनके निर्देशन में चला है, ये उसमें अध्यक्ष रही हैं, और हर महीने का एक प्रोग्राम करना। और आज भी जब मुझे कोई समस्या होती है तो मैं उनसे सलाह लेती हूँ। तो आप जान लीजिए कि इनमें आपका कितनी सारी बड़कपन प्रतिभाएं हैं, है। और उसके अलावा ये नृत्य बहुत अच्छा करती हैं, ये गाने बहुत अच्छे गाती हैं, इनकी आवाज भी बहुत मीठी है। और सबसे कमाल की बात जो इनमें है वो ये है कि इन्होंने किसी चीज की प्रॉपर नृत्य की या गीत की शिक्षा नहीं ली है, और उन चीजों को खुद से सीखना, और ये एक उदाहरण बन जाती है इस तरह से कि हमें प्रॉपर स्कूल और कॉलेज में जाकर या टीचर से ट्यूशन लेकर के किसी चीज की शिक्षा ले और तभी उसमें आगे बढ़े। मतलब प्रमाण पत्र जो होता है ना, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जब बोलते ना हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात इनके साथ है, और हर क्षेत्र में जहां भी ये उतरी है इन्होंने कमाल किया है। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। और हमारे साथ थैंक यू सो मच। दूसरी जो हमारे साथ इस चर्चा में जो भाग ले रही हैं वो है प्रज्ञा रंजन जी। प्रज्ञा रंजन जी दिल्ली से है, मीडिया कर्मी हैं, लेखिका हैं, और पहले शिक्षिका भी रह चुकी हैं, अपने ब्लॉगर्स भी लिखती हैं। और ब्लॉगर्स और शिक्षा की बात अगर करूं और लेखिका की बात करूं तो मैं बताना भूल गई थी कि हमारी सोनू अग्रवाल बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं, और ब्लॉगर्स भी हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा। और उसके बाद हमारी तीसरी जो प्रतिभागी हैं वो है नीरजा चतुर्वेदी। नीरजा चतुर्वेदी भी दिल्ली से हैं, कवित्री हैं, पत्रकार हैं, शिक्षिका हैं, और एफएम रेनबो पर आरजे भी हैं। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में। ऐसा मैं अभी से महसूस करने लगी हूँ क्योंकि आप लोगों के बच्चे जो है मेरे ख्याल से थोड़े से बड़े हैं, शायद 18-19 साल या 10-15 साल के, 10 से मतलब 15 से 25 साल के अंदर के आपके बच्चे होंगे। और 6 महीने से ये कोरोना है, और इस कोरोना में आपने उनको घर के अंदर सहेज के रखा है, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है इन 6 महीनों में, आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या सोचा। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी नीरजा जी से। नीरजा जी आप बताइए। जी बिल्कुल, ये सफ़र ऐसा था जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना से परे। और हमेशा बहुत सारे लोगों से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं कि जब कष्ट का दौर होता है तो हमें हौसला रखना चाहिए। समाज में जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो आपको आदर्श बनना चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी बातों से जोड़कर हम सोचते थे कि हाँ, शायद वो सब चीज़ें हम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब ये कोरोना काल आया तो कुछ नए शब्दावली हमारे जीवन में जुड़ी। क्वारंटाइन करना, आपको घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। हमने हमेशा ये सुना है कि हमें सोशल सर्कल में एक्टिव होना चाहिए। सोशल सर्कल से बिल्कुल। दूर अपने आप को रखना, ये सीखना और सिखाना, जी। ये हम बच्चों को तो सिखाया ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमने भी सीखा।
किस जी। तरह से हम जब मिलते हैं अपनों से तो गले मिलकर, हाथ मिलाकर, मुस्कुराकर, और अब सबसे पहले जब किसी के पास जाते हैं तो होता है ऐसा कि हम अचानक से मिले और ऐसा लगा कि शायद गले लगने वाले हैं या हाथ मिलाने वाले हैं, और फिर रोका अपने आप को, हमने भी और सामने वाले ने भी। तो मुझे लगता है कि ये परीक्षा की घड़ी थी, और कहते हैं कष्ट सबको जोड़ता है, और इस बात का हम सब ने अनुभव किया कि हम सिर्फ आपस में एक दूसरे से ही नहीं जुड़े बल्कि देश और दुनिया जुड़ गई। तो कष्ट के दौर में इंसान जुड़ता है, और खुशी के टाइम पे तो हम इतना एंजॉय करते हैं कि होश ही नहीं रहता। बुलाते सबको हैं लेकिन मगन हो जाते हैं। मगर इस बार मैंने ये सीखा कि हम सब ने बच्चों को भी सिखाया, खुद भी सीखा। शिक्षिका के रूप में जब मैं रोज़ लगभग 250 से 300 बच्चों के साथ जुड़ती हूँ, और उनसे जब रूबरू होती हूँ तो उनके अलग-अलग अनुभव सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है बच्चों से भी सीखने की ज़रूरत है। इस कोरोना बहुत। काल ने एक चीज़ बहुत अलग की। मुझे याद है कि लॉकडाउन से कुछ समय पहले हमें एक सज्जन मिले थे सत्यवती कॉलेज दिल्ली के, और वो बता रहे थे कि 13 साल पहले मैं ऑनलाइन शिक्षा देता था। तो उन्होंने हमें तरीका भी सिखाया, हमारी प्रिंसिपल मैम ने हम 5-6 टीचर्स को बुलाया और कहा देखो और सीखो। तो हम सब देख रहे थे और सीख रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये क्या हमारे बच्चे कर पाएँगे। और बस वो हफ्ता भी नहीं बीता कि हम उसी मंच पे थे, और एक साथ हमने 100-150 बच्चों के साथ जुड़े। और बच्चों के साथ जुड़ना, आज मैं आपके साथ जुड़ी, और मुझे लगता है हम कई दिनों से हम सब ऑनलाइन चर्चाएं कर रहे हैं, कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कवि गोष्ठियां कर रहे हैं, और जी, क्लासेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो बच्चों ने भी साथ दिया, और मुझे लगता है कि कष्ट के दौर में हमारे बच्चे भी सामने आए, और कंधे से कंधा तो क्या, हाथ से हाथ मिलाया। कई बार पढ़ते पढ़ाते बच्चे बताते हैं, तो पूरा समाज सहयोग दे रहा है। मुझे ये बहुत लगता है कि ये बहुत बड़ा जज्बा है, जोड़ बहुत दिया है हम सबको। बहुत बहुत सकारात्मक पहलू को आपने रखा कि अगर हम कोरोना काल से जितनी भी नकारात्मकता ही सब जगह सुनने मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कष्ट में हम सब जुड़ जाते हैं। खुशी में तो हम अपने में मग्न हो जाते हैं, लेकिन कष्ट में जुड़ जाते हैं, और ये एक बहुत सुंदर एहसास है। तो सोनू, आपने क्या अनुभव किया इस कोरोना काल में? आपका ये सफर कैसा था? जैसा कि अभी नीरजा जी ने बताया, कष्ट में हम सब जुड़ जाते हैं। जी। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है, जो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था, वो वैसा ही था। मैंने सोचा कि इस जिस तरह मैं जिंदा दिली से अपनी लाइफ जीती आ रही हूँ, जी। कोरोना काल को भी मैं वैसे ही जीऊंगी। हम्म। पर 2-3 महीने बाद में जब इस बीमारी ने मुझे घेरा, तो हम्म। मुझे सच में एक बार तो मैं शॉक हो गई कि मुझे हो गया है ये। जी। पर विथ माय पॉजिटिविटी और सबके सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से, मैं इस बीमारी से बहुत जल्द ही निकल गई, आराम से निकली। और काफी इतने सारे वेल विशेस थे मेरे साथ में, इतना आशीर्वाद था जिसने मुझे बचाया, मतलब मुझे इस बीमारी से कहीं ना कहीं बचाया। मैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और परिवार का भी बहुत सहयोग रहा पूरे इस काल में। और मैंने इंजॉय किया, मतलब लगता है कि जैसे हर पल को इंजॉय भी किया कहीं ना कहीं। पर जी। जब ये बीमारी मुझे हुई, कोरोना होने के बाद में एक थोड़ा डर हो गया। डर था कहीं ना कहीं, जो वो कहते हैं ये बीमारी ऐसे तो डेंजरस नहीं है, 99% सेफ है, पर जो 1% जो लोग जा रहे हैं, कहीं उसमें अपना या अपनों का नंबर ना हो, ये डर रहता है, आज भी रहता है ये डर। और इसी डर की, जब ये डर है तभी हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, जो भी इसके प्रिकॉशंस है, हम तभी ले पाते हैं, नहीं तो हम ले बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकते वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि अभी भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई है और बढ़ रही है। मैं तो यही कहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी इसके प्रिकॉशंस है उसका जरूर से पालन करें। पालन करते हुए अब थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को भी जीना शुरू कर दें। जो लोग 6 महीने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो जरूर जी। से शुरुआत करें बिल्कुल। और आगे बढ़े। बहुत बहुत सुंदर बात कही कि अच्छा देखिए कितनी कमाल की बात है कि हमारे बीच
सोनू जी है, जो सोनू इस कोरोना के बीमारी से ये निकल कर आई हैं, तो इनसे और बहुत सारी बातें हम करेंगे। उसके पहले मैं प्रज्ञा रंजन जी से जानना चाहूंगी कि आपने क्या महसूस किया और आप किस तरह से इस कोरोना की बीमारी को ले रही हैं और कैसा है आपका ये सफर? जी, ये सफर तो रोलर कोस्टर राइड ही रहा है हमेशा। लेकिन ये है कि अब 6 महीने पूरे होते होते हमने काफी हद तक चीजें अपने में इस चीज को अब नॉर्मल बना लिया धीरे धीरे। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई। शुरुआत में लगा कि घर में खुद को भी अपने आप को बंद करना है, बच्चों को भी बंद करना है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते थे कई बार। और सच पूछे तो 1-2 महीने तक तो घर में सब अच्छा रहा। घर में खाने भी नहीं बन रहे हैं, हम गेम्स भी खेल रहे हैं और सब एक साथ जुड़े हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इस चीज से भी बोर होने लगे कि हाँ, हमें बाहर जाने का, बाहर का कुछ चीज मिसिंग है। बाहर जिस तरह से हम अपनी लाइफ फ्रेंड्स से मिलते थे, हम अपने आप को फिर भी एक बड़े हैं, हम अपने आप को फिर भी एक बार को कंट्रोल कर लें। बट बच्चे थोड़ा सा इस चीज को लेके वो चिड़चिड़े हो जाते थे। तो अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाते हुए, उनके सामने स्ट्रांग बनते हुए बहुत तरह की ये चैलेंजेस होती थी और अभी भी हैं। अब तो धीरे धीरे फिर भी बच्चे बाहर निकलने लगे, हम भी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, प्रिकॉशंस लेके निकल रहे हैं। बट वो टाइम जब हम अपने आप को स्ट्रांग बना के उन्हें समझाते रहते थे, वो टाइम बहुत स्ट्रगल वाला रहता था कि नहीं, हमें जो है सोशल नॉर्म्स वो करते रहना है, साथ में हमें आपस में भी जुड़े रहना है। ये सारी चीजें थोड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारा कुछ अब नॉर्मल है। अब लोग भी, बच्चे भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो इस चीज को लेके हम अब पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये जो हमारी पॉजिटिविटी है, ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो मानसिक स्थिति सबकी बन रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को अब इतनी आदत नहीं है घर के अंदर रहने की। पहले तो सिर्फ पुरुष ही काम पर जाते थे, लेकिन अब जैसे आप लोग सारी महिलाएं, हम सभी काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में घर के बाहर जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में अभी क्या हो रहा है कि अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो न्यूज आती है, न्यूज चैनल पर जो न्यूज आती है, आप पत्रकार हो, खुद देख रहे होंगे, और हम देख भी रहे हैं कि जो पहली बार जब कोरोना आया था तो हम सीरियस नहीं हुए थे, दोबारा लॉकडाउन हुआ तो हम लोग सीरियस हो गए, और अब हम सीरियस, कुछ एक लोग हैं, थोड़े लोग हैं जो सीरियस हो गए, और थोड़े लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और इसके कारण हम ये देख रहे हैं कि कोरोना तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। हम बाहर निकल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है, इसके लिए क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, या हमें क्या करना चाहिए कि हम बाहर भी निकल सके इस डर से? क्योंकि कितने दिन हम घर में अपने आप को बंद रह सकते हैं? 6 महीना हो गया है, तो हमारी मानसिक स्थिति पे आप कितना भी सुधार कर ले, कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। बिल्कुल। और आप लोगों के साथ मुझे लगता है ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि बच्चों को समझाना कि भी तुम बाहर नहीं जाओ, अपने दोस्तों से नहीं मिलो, और कॉलेज स्कूल की समस्या भी आप लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी। तो इन सारी समस्याओं के बीच आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सोनू, आप बताइए। मैं तो ये कहना, हाँ बोलिए जी, नीरजा जी बोलिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अब ये दौर हमारे सामने है, इससे बच के हम नहीं निकल सकते, और इसकी खतरनाक से खतरनाक स्थिति हमने देख ली है जी। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई शंका है। हम सबके, सोनू जी तो खुद इस बीमारी से ग्रसित होकर निकली हैं, तो इनका पूरा परिवार, और अब हम भी इनके परिवार के ही अंग बन चुके हैं। तो हम भी जब इनको देख रहे हैं तो हमें भी ऊर्जा मिल रही है कि किस तरह से इन्होंने अपनी बीमारी पर और अपने संकट पर विजय पाई है। तो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले किसी को हुआ है, और वो किसी, मैं तो नहीं हूँ, ना मेरा कोई जानने वाला है, लेकिन अब हम सबके जानने वालों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हो चुका है। तो उसके रेपरकशन जो हैं, और जब उसको हुआ तो हमारे मन में जो घबराहट हुई, सिर्फ सोनू जी को ही नहीं हुई, जब उनको हुआ तो उनके जानने वाले जितने लोग थे वो घबराने लगे। और मैं ये देख रही हूँ कि आजकल लोग छुपा रहे हैं,
बीमार हो जाते हैं, कोरोना हो जाता है, वो बताना नहीं चाहते। स्कूल में बच्चे अचानक ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देते हैं, अगर हम फोन करके पूछते हैं तो वो बताना नहीं चाहते। लेकिन दुनिया तो गोल है, समाचार तो पहुंच जाता है और पता भी लग जाता है। तो ये स्थिति आ गई है कि लोग सोचते हैं कि 15 दिन में हम ठीक हो जाएंगे और स्थिति वापस ठीक हो जाएगी, और लोग हमें ऐसा ना करें, अपने से अलग कर दें। एक स्थिति ये भी सामने आ रही है। दूसरी स्थिति ये है कि अब हम सब लोग अपने आसपास कहीं ना कहीं उस स्थिति से जुड़ चुके हैं। जिस तरह से सोनू जी हमारी टीम का हिस्सा हैं और आज वो भी इस बीमारी से ग्रसित हुई है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ भी एक फैमिली को हुआ, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी कई लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। और बहुत सारी ऐसे खबरें हमारे अपने ही परिवेश में आसपास सुनने को मिली जहाँ लोग चले भी गए। तो अब हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई शंका नहीं है, सिर्फ समाचार पर हम आधारित नहीं है। कई बार लोग समाचार को अनदेखा कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो हमें समाचार दिया जा रहा है ये बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है। और अगर हम सही मायने में पत्रकार हैं या सही मायने में समझते हैं तो इसका जितना विकराल रूप है उसकी पूरी अगर स्थिति बयां कर दे कोई, तो शायद हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हम बाहर जाएं, जो अभी हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत विकट है और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है कि अब हमारे हाथ में ये तीन ही चीज़ें हैं। इस बात को कहने के लिए मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ती हूँ कि सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो ये तीनों चीजें हमें करनी है। बहुत सुंदर जी जी। तो जी सोनू जी से जानते हैं। जी, सोनू जी से भी जानेंगे। पहले हम प्रज्ञा से पूछ लेते हैं कि प्रज्ञा आप बताइए कि आगे के लिए आप कैसे क्या सोचती है इस बारे में? मुझे लगता है कि हमने अपने आसपास देखते हुए और ये पिछले 6 महीने में हमें अपने आप में इसकी जानकारी पूरी हो चुकी है। अब हमें कुछ नए ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी टीवी बंद कर देनी है। हमें ये न्यूज इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। टीवी पर है एंकर, देखिए। हाँ, वो होते हुए भी मैं बोलूंगी कि टीवी में अब तो फिर भी ये न्यूज का एंगल कहीं और जा रहा है, बट ये पीछे 5 महीनों में तो हमने मतलब जितना हम उसको लेके घबराहट जितनी ज्यादा वैसे ना हो ना, वो टीवी न्यूज देख के ज्यादा हो जाती है। तो हमें जितनी जानकारी चाहिए थी, जानकारी के लिए हमें टीवी देखना था, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी हमें मिल चुकी है। अब हमें ये इधर की ये घटना, इतने केसेस बढ़े, इतनी मौतें हुई, वो नहीं जानना है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। तो हमें पता है कि हमें हाथ धोना है, हमें मास्क पहनना है, हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करना है, वो सारी चीजें हमें पता है। तो बस अब उसकी तरफ आगे बढ़ो, अपने प्रिकॉशंस लेके आप जिंदगी जियो, ना कि वो जो नेगेटिव साइड्स है वो बार बार देख के अपनी भी मानसिकता को आप बीमार करोगे, और कुछ नहीं होगा उससे। और इसमें इस बीमारी के लिए सबसे जरूरी है आप में पॉजिटिविटी। आप में अंदर से विल पावर हो तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी 10 गुना बढ़ जाती है। आपकी पॉजिटिविटी अंदर हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जरूरत है हमें अपने आसपास की नेगेटिव चीजों को दूर करके पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना, क्योंकि जानकारी सबके पास अब हो चुकी है। बहुत सही कहा आपने, जानकारी सबके पास हो चुकी है। अब हमें टीवी बंद कर देना चाहिए, ऐसे न्यूज देखना बंद कर देना चाहिए जो कोरोना की खाली बातें करते हैं और उसके लिए हमें डराते हैं। बातें करना गलत नहीं है, बातें करना अच्छी चीज है, लेकिन वो जो डर पैदा करते हैं ना, तो उस डर को निकालने के लिए आज जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, मेरी छोटी सी बहुत प्यारी बहन को, सोनू को, जो कि इस डर से बाहर निकली है। आपके सामने एक सबूत है, एक उदाहरण है ये इस बात का कि कोरोना कुछ नहीं होता है। जैसे बीमारी होती, बुखार आते हैं और चली जाती है, तो हमें डरना नहीं है। तो हम जानेंगे कि सोनू किस ढंग से इससे निकली है और वो दुनिया को क्या कहना चाहेंगी। इंदु जी पहले भी कहा था कि मेरा शुरू से ही, जिस दिन मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था जी, उस दिन वो टाइम मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था। बिल्कुल।
क्योंकि जब आपको वो बैग पैक करके, उस वक्त तक होम आइसोलेशन नहीं था, हाँ तो आप हाँ घर पे नहीं रह सकते थे, तो हाँ। बीबीएमपी वाले जो भी हैं वो आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जब मुझे बीबीएमपी वालों का कॉल आया कि आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो मैं कभी घर के बाहर ऐसे अकेली कभी गई नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था। मैं नहीं जी। कहूंगी कि बहुत आसान होता है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उनके लिए, हम्म। लेकिन अब तो बहुत सही हो गया कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हो। उस वक्त जब मुझे लेके गए, तो मैं तो जब लॉक वगैरह लगा रही थी, तब ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। आज से 3 महीने पहले कोरोना के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ ओके। ये पता था 14 दिन में पता नहीं क्या होने वाला है आपके साथ में, कि आप तो पता नहीं आपका क्या होगा, आप माय गॉड। हॉस्पिटल जाके वापस आओगे कि नहीं आओगे। ये सब डर के साथ मैं हॉस्पिटल गई थी। पर ओके। मैं एसिम्टोमेटिक थी, 3 दिन एकदम ठीक थी, अपना काम खुद से कर रही थी, सब काढ़ा लेना सब चीजें, क्योंकि कोई और अवेलेबल नहीं होता है वहां पे हॉस्पिटल में आपके ज्यादा काम करने को। उस वक्त तक तो बहुत कम अवेलेबल थे, लोग भी नहीं आना चाहते आपके रूम में। तो मैं, लेकिन मेरी हेल्थ ठीक थी अंदर से, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं आराम से इस दौर से निकली। 3 दिन बाद मुझे घर पे भी भेज दिया गया था कि मैं होम आइसोलेशन में रह सकती हूँ। और टचवुड 14 दिन के आइसोलेशन के बाद मैं काफी फिट थी, और मैंने अपने 1-2 ब्लॉग्स और वीडियोस भी काफी ग्रुप्स पे डाले, जिनपे काफी लोगों को मदद भी मिली। कल भी मेरे पास किसी का फोन आया था कि आपने एक वीडियो डाला था, आपको हुआ है, तो मेरी बहन को हो गया है, आप प्लीज मुझे गाइड करो। तो उस वक्त मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो उनको फॉरवर्ड भी किए। मैं यही कहूंगी कि इतना मुश्किल नहीं है ये सब, पर किसी को हो भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो डरिए मत। और जिनको नहीं हुआ उनको ये कहूंगी कि आप इतने बेफिक्र भी मत रहिए, मतलब दोनों बातें कहूंगी, क्योंकि जरूरी है जिनको हो चुका है उनको नहीं डरने की, और जिनको नहीं हुआ है उनको डरने की, क्योंकि बिना डरे बहुत आप सोशल सुंदर। डिस्टेंसिंग का नहीं पालन नहीं रखोगे। करोगे, जी। नहीं रखोगे। और एक बार होने के बाद क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है कि हमको भी होती है और हमारे सामने वाले किसी को भी हो सकती है। तो अपने से ज्यादा अपनों का ध्यान रखने के लिए हमको मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है बहुत जरूरी है। तो अब जो लोगों के मन में जो डर निकल गया है, कहीं ना कहीं वो डर निकला है लोगों के मन में कि अब जो हाँ। होगा सो देखेगा। अब हालात ऐसे हो गए, आज 3 महीने बाद हालात ऐसे ही हैं दीदी, कि जी। लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि जब होगा तो देखा जाएगा, कुछ नहीं है। पर कई बार बगैर मास्क के भी निकलने, सड़कों पे आप देख रहे हो उतना ही ट्रैफिक है, बहुत। सब कुछ खुल हाँ चुका है, बिल्कुल। सब कुछ खुल चुका है, फिर भी हम गृहिणियों को या हम हाउसवाइफ्स को अपने बच्चों के अंदर, अपने पति के अंदर, या जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको टोकना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए कि इतना आसानी से उस चीज को न ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दीदी। क्योंकि लोग अब हम देख रहे हैं कि हमारे फैमिली से भी कहीं ना कोई ओल्ड वाले हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो लोग भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लिए हमको कुछ साल, 1 साल की बात होगी ज्यादा से ज्यादा, तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी, और प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जिनको हो गया है उनको हिम्मत रखनी चाहिए, और जिनको नहीं हुआ है, भगवान की दया से उनको थोड़ा सा मन में इस चीज का डर रखे, और सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस सारे जरूर से पालन करें। तो बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही कि जिनको हो गया है उनको डरना नहीं है, और जिनको नहीं हुआ है उनको प्रिकॉशन रखना चाहिए, एक मन में डर रहना चाहिए कि ये हो ना जाए। मैं बोलती हूँ डरो मत, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पक्का है ना कि अगर आपको होता है तो 14 दिन आपको अकेले तो रहना पड़ेगा। वो अकेलापन जो है, चूंकि हम तो सामाजिक प्राणी हैं, वो अकेले रहना, अपना सब कुछ करना, और एक कहीं ना कहीं एक वो जो डर है ना अनकॉन्शियस में होता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वो अकेलापन ही अपने आप में एक डर होता है। तो मैं कहती हूँ उस अकेलेपन के लिए उनको डरना चाहिए कि वो 14 दिन अकेला रहना है, आपके अपने भी आपसे थोड़ा दूर जाते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपको दर्द देता है। तो इन सब चीजों से हमें थोड़ा डरना तो जरूर चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग तीनों जो है ना माँ हैं, और आपके जो बच्चे हैं वो न तो बहुत बड़े हुए हैं ना बहुत बच्चे हैं, तो उनको समझाना और उनको रखना। अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ऐसा क्या टिप्स है जो आप उनको समझा पाती हैं, उनको घर में रख पाती हैं,
और साथ साथ आपकी बातों से मुझे लगा कि हम बाहर जा सकते हैं लेकिन प्रिकॉशन रख के जाना चाहिए। तो किस तरह से आप तीनों अपने बच्चों को हैंडल करती हैं? तो सोनू जी आप ही से शुरू करूंगी। सोनू पहले आप बताइए, फिर हम पूछेंगे प्रज्ञा जी से। शुरुआत के 2-3 महीने जब तक मुझे कोरोना नहीं हुआ था तब तक मैं हैंडल कर रही थी बच्चों को, उसके बाद वो मुझे हैंडल कर रहे हैं। ओके, अब अब वो सारी बातें जो मैंने उनको 2-3 महीने तक कही थी, अब वो सारी बातें वो मुझे कहते हैं मुझे कि कहते मम्मी हैं। आपको ऐसे नहीं करना, मम्मी आपको वैसे। वो ज्यादा समझदार हो गए हैं मुझसे बिल्कुल भी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो जैसे जिए है ना कि मम्मी हॉस्पिटल में है, तो हाँ, करते इसलिए। हैं बच्चे। जी लेकिन बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के जमाने के, जो यंग जनरेशन जो भी आ रही है, वो इतने इतने ज्यादा पॉजिटिव और इतने ज्यादा समझदार है। वो खुद से सारी चीजों का बड़ों से ज्यादा पालन बच्चे कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जो सोशल डिस्टेंसिंग करना बिल्कुल है सही कहा और आपने। जो हाथ धोना है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चे इतना ज्यादा करेंगे। जबकि हम कभी कभी वॉक से आके कभी हाथ मिस हो जाता है कि धोना भूल जाए, पर वो कभी नहीं भूलते। वाह, मतलब बच्चे मतलब इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े भी हैं दोनों बच्चे, लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। कहीं मेरे घर में माँ है तो माँ के सेफ्टी के लिए दोनों बच्चे 4 महीने तक कहीं भी नहीं गए कि कल को घर में कोरोना आके दादी को न हो जाए, दादी क्या को बात न है, हो जाए। बहुत मतलब सुंदर। दे वर सो स्केयर्ड कि किसी भी तरह करके दादी को न हो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम। तो हम लोग बहुत इस चीज का खास ध्यान रख रहे हैं कि मम्मी को किसी तरह सेफ रखा जा सके इस माहौल के अंदर जहाँ पे इतनी ये कोरोना ऐसा फैला हुआ है। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई बच्चों को समझाने में। दोनों खुद से अपना मेंटेन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोज खेलते थे। अच्छा, मतलब अब लेकिन 4 महीने तक कोई भी बच्चा नीचे नहीं दिखा है। दो उनकी मम्मियों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी उनको घर में रखने में, पर मैंने देखा कि अगर वो खुद से इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। अब जब नीचे भी उतरते हैं तो सब जी मुंह पे मास्क लगाना, दूर से बात करना वैसे ही करते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे इंटेलिजेंट है आजकल के। प्रज्ञा, आपका क्या अनुभव रहा बच्चों के बारे में? मुझे भी लगता है सोनू जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बच्चे हैं शायद उनके ये ग्रोइंग जो मेंटालिटी में ये बिल्कुल अंदर तक ये बात चली गई है, जो हम बड़े शायद ये सब चीजें उतनी ज्यादा सीरियसली कई बार नहीं भी लेते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि उनकी अभी लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से ग्रास्प किया है। सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, चाहे वो हैंड वॉश हो, चाहे सैनिटाइजिंग हो, कुछ भी चीजें वो उनके तरफ से ज्यादा मुझे दिख रही हैं। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली ये सारा काम कर रहे हैं। और हमें भी कई बार तो हम नीचे जैसे वॉक के लिए कभी कई बार जाते हैं, मैं मास्क ना भी पहनूं या मुझे लगता है कि मुझे सफोकेटिंग हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देती हूँ, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मास्क ऊपर करो तुम। तो ये है कि बच्चे सच में ज्यादा समझदारी से इस चीज को देख रहे हैं। हाँ, वो ये अलग चीजें हैं कि उन्हें बाकी चीजों की चिंता ज्यादा है। अब जैसे मेरा बेटा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है, तो उसे लगता है कि अब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, ये है वो, आगे हमारा फ्यूचर पता नहीं कैसा होने वाला है, जॉब्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो उसकी दूसरी तरह की टेंशन, वो दूसरा मेंटालिटी, भले ही वो थोड़ी टेंशन में है, बट ये इस चीज को लेके कहीं से उसकी कोई मतलब कहीं से उन लोगों की कोई दुविधा नहीं है। वो सारे लोग उन लोग बिल्कुल इस चीज पे अब उनके दिमाग में सेट है। न्यू नॉर्मल उनके लिए जैसे ये हो चुका है कि हाँ, हमें मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रेंड से अभी कुछ महीने दूर रहना है, तो ये उनके लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। उसमें मुझे अपनी तरफ से कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। नीरजा, आप बताइए कि जैसा कि अभी प्रज्ञा ने कहा कि मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो वो आप क्या अनुभव करती है अपने बच्चों को, और फिर किस हिसाब से आप बच्चों को समझा पाती हैं कि आपको भविष्य के लिए डरने की जरूरत नहीं है? ऐसा कुछ कर पाती हैं आप? देखिए, मेरा तो मिला जुला अनुभव है। और मैं तो कहूंगी कि बच्चे भी घड़ी की तरह हैं, कि जो घड़ी की फितरत होती है अजीब सी टिक टिक करना, ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। तो ये बच्चे के साथ भी है, उसके मन में भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। क्योंकि मेरी बिटिया का अभी अभी एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग में,
और इतने खतरनाक माहौल के बाद उसके लिए बाहर जाना और आईआईटी का एग्जाम देना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि सारी तरह के नॉर्म्स हम भी फॉलो कर रहे हैं और दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं। और शुरुआत से आज तक एक भी दिन आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग कुछ समाज से मिल रही है और कुछ अपने घर में मिल रही है। कभी उसकी तरफ से कुछ ऐसा होता है कि उसको मुझे समझाना पड़ता है, और कभी कभी मुझे भी उलझन होती है, तब वही बातें मुझे भी सुनने को मिलती हैं। तो ये तारतम्य चल रहा है। और फिर भी एक बात जो इस लॉकडाउन में मैंने सीखी है कि जब से बिटिया हुई है, बच्चे हमेशा चाहते हैं कि माँ उनके साथ 24 घंटे रहे। तो एक काम करने वाली माँ बस सब कुछ कर सकती है, लेकिन 24 घंटे नहीं दे सकती। तो इस लॉकडाउन ने हमें सिर्फ बच्चे के साथ ही नहीं, पूरी फैमिली के साथ 24 घंटे दिए, जिसमें हर पल हम अपने बच्चे के साथ रहे। और एक और बात नई जो मैंने अनुभव की, कहते हैं बूढ़े तोते नहीं सीख सकते, ऐसा कहा जाता था, अब ये कहा जाता होगा। अब ऐसी उम्र का कोई भी इंसान नहीं है जो लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन वेबिनार करना नहीं सीखा। मेरे पापा 75 इयर्स के हैं और मैक्स इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लगातार वेबिनार कर रहे हैं इस उम्र में। मम्मी रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनका अपना एक सर्कल है और उनकी फ्रेंड्स भी कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी ज्वाइन कर रही हैं, तो उनको भी मोटिवेट कर रही हैं। तो हमारे घर में चारों कमरे में बच्ची की अपनी क्लासेस चल रही हैं इंजीनियरिंग की, मैं टीचर हूँ, मेरी क्लासेस चलती हैं या मेरे वेबिनार्स होते हैं या मेरी कभी गोष्ठियाँ होती हैं, पापा की अपनी होती हैं, मम्मा की अपनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए कितनी बड़ी लर्निंग है। हम हमेशा सोचते थे, मेरा भाई अमेरिका में पढ़ता था, तो हमें लगता था कि अमेरिका की बातें हैं या ये ऐसी जगह की बातें हैं जो हमारे इंडिया में नहीं हो सकती। इस एक चुनौती ने पूरे संसार को वो पहिए पे दौड़ा दिया। हम बाहर तो नहीं चल रहे, बाहर तो नहीं दौड़ रहे, लेकिन तकनीकी कौशल में हम सब ने एक ऐसा मुकाम पा लिया है जो सहज नहीं था। हमें हमेशा लगता था कि हो सकता है, आप ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये जो सिखाना चाहती हूँ ये प्रज्ञा सीख जाएगी, सोनू सीख जाएगी, लेकिन नीरजा के लिए मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, आज ऐसा कोई ना बच्चा रहा, ना आज ऐसा कोई इंसान ना रहा, और ना ऐसा कोई वर्ग रहा जिसे इस तकनीकी कौशल से समझ विकसित ना हुई हो। तो पहले जो लोग फोन कॉलिंग नहीं कर पाते थे, बड़े लोग घर के मैसेजेस नहीं देख पाते थे, बच्चों को बुलाते थे, आज वो सब काम खुद कर रहे हैं। और बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि हम एक पैमाने पे तो बहुत पीछे जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए भविष्य के कई साल लग जाते हैं और हम इस तरह से ऑनलाइन कभी सीख ही नहीं पाते। जिस ढंग से, जितनी तेजी से हमने कुछ चंद मिनटों और घंटों और दिनों में हमने जो ये ऑनलाइन सफर तय किया है, ये मुझे लगता है ये हमारी उपलब्धि है। और हमें इस उपलब्धि की तरफ देखना चाहिए, हमें सोनू की तरफ देखना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो लोग हमें हर पल ऐसा एहसास देते हैं कि हाँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है अगर हमारा हौसला बुलंद है। तो मैं इनके हौसले को सलाम करती हूँ। और आपने जिस तरह की गोष्ठी रखी है और जिस तरह के आप कार्यक्रम कर रही हैं, ये हो सकता है आप या किसी और को ये सामान्य लगता हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप इंदौर में, सोनू बैंगलोर में, मैं दिल्ली में, मैं भी प्रज्ञा बैंगलोर में, गाजियाबाद में, आप भी बैंगलोर में। तो देखिए आप और हम एक ही मंच पर एक साथ हैं और बिल्कुल मुलाकात का मीठा मीठा एहसास है। तो ये लॉकडाउन का ही जादू है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर बात कही कि लॉकडाउन की जो सकारात्मक पक्ष है ना, उसमें सबसे सकारात्मक पक्ष ये कि आपने कहा कि जो चीजें बड़ों को लगती थी, हम सबको लगती थी। मतलब मैं अगर अपनी उम्र की बात करूं तो मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूं, तो मुझे लगती थी कि हम नहीं सीख पाएंगे। और छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए हम बच्चों को बुलाते थे, मोबाइल जरा चेक करो ना क्या हो गया, मैसेज कैसे जाएगा, फेसबुक हमें आता ही नहीं था। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि आज सबने सीख लिया है और ऑनलाइन में हम जीवन जी सकते हैं और कितने आराम से जी सकते हैं। इन 6 महीनों में मैं बताऊं कि मैं अपने घर के बाहर भी 3 महीने से मैंने कदम नहीं रखा है। तो ये लेकिन आपने जरूर योगा किया होगा, आपने जरूर सूर्य प्रणाम किया होगा, क्योंकि जो चीजों के लिए मैं कहती थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, अब वो मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रही हूँ।
नहीं, मैं उस समय भी वही कर रही थी। मेरी रूटीन में बदलाहट यही आई है कि मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के साथ बहुत सारा कर रही हूँ, और आपने जो कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही है मुश्किल है क्या। और मुश्किल है क्या में मुश्किल नहीं है, कोरोना से लड़ना भी मुश्किल नहीं है, और कोरोना के साथ जीना भी मुश्किल नहीं है। और जीवन में कितनी सकारात्मकता आई है ये आप लोगों ने बताया, कि जो पहले का जो जीवन था, जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हम घर में रहते थे और हाथ पांव धो के घर के अंदर घुसते थे और पानी छान कर पीते थे और घर का ही भोजन करना चाहिए, बाहर से कुछ, तो ये सारी चीजें, ये सारी बदलाव और पर्यावरण की शुद्धता देखिए। आज सुबह सुबह जो है ना, वो जो फ्रेश एयर जो आती है वो पहले नहीं मिलती थी। उस एयर के लिए हमें हिल स्टेशन पे जाना पड़ता था, तो आज उस हिल स्टेशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बहुत सकारात्मक हुई हैं, और हमको इसी सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ना है। निश्चित ही कोई बीमारी आ गई है तो वो कब खत्म होगी नहीं होगी, और ये तो ऐसी बीमारी है जिससे हम लड़ नहीं, जो हमें देख ही नहीं सकते। जब दुश्मन दिखता नहीं है तो लड़ेंगे भी कैसे। वैक्सीन आ जाए, जब भी आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक जीवन नहीं रुकता है। और जब पहली बार जब क्वारंटाइन हुआ था तो हमें लगा था कि जीवन हमारा रुक गया है, कैसे जिएंगे। लेकिन अब जब 8 महीने इसको बीत गए हैं तो लगता है बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं हम। सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही कि हम एक हो गए, परिवार में बच्चे को माँ मिल रही है और माँ को बच्चा मिल रहा है। आज हम लोगों के बच्चे जिस उम्र के हैं, हमें सुबह से शाम तक उनकी शक्ल नहीं दिखती थी। कभी कभी 24 घंटे भी बीत जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो जब आते हैं तब हम सो गए हैं। सुबह वो जब जाते हैं तो मालूम होता है पिता सो रहे हैं, दादा दादी सो रहे हैं। तो आपस में जो ये जो एकता जो बनी है, एक जो प्रेम का जो एक बंधन बंधा है, ये कोरोना लेकर आया है। तो हमें कोरोना को बहुत पॉजिटिव लेना है, लेकिन मन में एक डर रखना है, जो सोनू ने बताया, हमेशा डरना है कि हमें प्रिकॉशन रखकर चलना है। अब जीवन भर प्रिकॉशन रखना है, और वो प्रिकॉशन बुरा नहीं है। मुंह पर पट्टी बांधते तो बुरा नहीं, सामने वाला खांसते था तो टीबी भी तो हो जाती है। पहले टीबी होती थी तो हम डरते थे, टीबी वालों के पास नहीं जाते थे। तो हम इसको टीबी की तरह मान लेना कि कोरोना टीबी जैसा है, तो मुंह पर पट्टी रखना तो बहुत अच्छी चीज है।